स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा टॉपिक है, कल हमने पढ़ाया था करंट। करंट क्या होती है भाई? करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यही था ना। अब दूसरा टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। लिखो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से। लिख लो बेटा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी देखो, जैसे मान लिया हमारे पास ये कंडक्टर है, क्लियर है क्या बात? कंडक्टर है और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ए है, ए वेक्टर ए। एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लिया इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट कितनी है इसमें? आई। तो द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, है ना। मैं लिख देता हूं क्या? करंट डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ करंट, रेशियो ऑफ करंट passing through a cross section perpendicularly ratio of current passing through a cross section perpendicular to the area of cross section, area of cross section at that point in conductor, है ना। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ करंट। यदि यहां करंट आई है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी दैट इज J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ऐसे J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। क्लियर है क्या बात? ये J is equal to I upon A. Current density I upon A. I upon A is known as current density at that point, is known as current density at that point. हाँ भाई देखो, I करंट A एरिया इसे कहते हैं। दूसरी बात, SI यूनिट देखते ही बता सकते हैं। SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे? ध्यान से देखो, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म
कैसे लिखेंगे हम? वेक्टर J इज इक्वल टू I अपॉन A इंटू यूनिट वेक्टर. व्हाट इज इट? यूनिट वेक्टर n कैप इज द यूनिट वेक्टर along the flow of positive charge. Flow of positive charge. Or along the current. जिधर करंट होगी, है ना, जिधर करंट होगी उधर की साइड लेंगे यूनिट वेक्टर को, यानी J की डायरेक्शन किधर? J इधर होगा J. जिधर I है उधर ही क्या होगा? IP होगा. J वेक्टर करंट डेंसिटी. सर तो करंट पर स्केलर क्वांटिटी कितना? कोई बात नहीं, तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसकी डायरेक्शन एरिया पे भी निर्भर करती है और करंट के डायरेक्शन पर भी निर्भर करती है. जो इंटरनेशनल जो इसका स्टैंडर्ड है डायरेक्शन लेने का वो यही है. बोर्ड पे देखो, ये तो मान लिया. चलो मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूं पहले छोटा सा, तभी आपको क्लियर होगी बात, है ना. ये जैसे लिखो, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ऐसे सीधा सीधा कंडक्टर है और इसका जो एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है और इसमें करंट जा रही है I. देखो, फाइंड करंट डेंसिटी in the conductor if I is equal to 4/3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग. कितना सिंपल सवाल है, नहीं? बोलो. व्हाट इज करंट डेंसिटी? मैग्नीट्यूड की बात करें हम, देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या हो जाएगा? J इक्वल टू I अपॉन A. मोस्टली हमें ये क्वेश्चन यही लगाना है ना. J इक्वल टू I अपॉन A. I कितना है इसके थ्रू? इस क्रॉस सेक्शन में करंट कितना जा रहा है बेटा? 4/3. और एरिया कितना है बेटा? 1 मिलीमीटर स्क्वायर. तो एरिया को 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर का स्क्वायर, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर. एरिया यहां पे रख देंगे 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर. इंप्लाइज दैट करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4/3 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करंट डेंसिटी. बोलो.
दिस इज द करंट डेंसिटी 4/3 into 10 की पावर 6. करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी. डायरेक्शन करंट डेंसिटी की वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज की होती है या जो करंट की होती है. बात तो एक ही है ना. फॉर एग्जाम्पल फाइंड करंट डेंसिटी J इन फॉलोइंग केसेस. बोर्ड पे देखो बताओगे. जब कॉपी कर लो तो बोल देना. कर लिया भाई. यस सर. वेरी गुड. करंट डेंसिटी निकालनी है हमें. मान लिया हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर है. सिलेंड्रिकल कंडक्टर. कैसा कंडक्टर? सिलेंड्रिकल कंडक्टर. रेडियस आई, रेडियस आर. ये रहा. कितनी रेडियस है इसकी? आर, स्मॉल आर. सही है. एक तो ये. और इसमें करंट कितनी जा रही है? आई. तो चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं इसमें, है ना. कॉन्सेप्ट क्या बताना है इसमें. तो बेटा करंट डेंसिटी कितनी होगी इसकी? आई अपॉन ए. एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर. ये करंट डेंसिटी होगी. करंट डिवाइडेड बाय एरिया. जिस एरिया से जा रही है करंट, ऐसे जा रही है ना, ये रही. इसकी रेडियस कितनी है? आर. इधर है. जहां जहां करंट होगी वहां वहां डेंसिटी होगी करंट, आई अपॉन आर. क्लियर है. मान लिया एक ये रेक्टेंगुलर टाइप का ये है और इसमें करंट कितनी जा रही है बेटा? आई जा रही है. ऐसे आई. इसकी ये वाली साइड कितनी है? ए. ये वाली साइड कितनी है? बी. बोलो. ये ना. तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? ये एरिया ए इंटू बी. करंट कितनी है? आई. तो बेटा इसमें करंट डेंसिटी कितनी होगी? जे इसका टू आई अपॉन ए. कितनी हो जाएगी? आई अपॉन ए बी इज द करंट डेंसिटी. बोलो. ऐसे निकाल देंगे सिंपल. ध्यान से देखो. अब की बार कॉपी करो, मैं बताता हूं. सर वो बीस की पूरी हाइट नहीं है क्या? क्या? सर बीस की पूरी हाइट नहीं है क्या? वो मतलब आधे लोग बना रखते हैं सर. अरे ए ये है, बी ये है. रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल. जैसे ये है, ये रहा रेक्टेंगल है ना. ये इधर की ए, इधर की बी. तो इधर से करंट यू जा रही है, यू ऐसे जा रही है करंट ऐसे. तो एरिया इधर का कितना होगा? इधर का क्रॉस सेक्शन ए बी और करंट है आई. तो आई अपॉन ए बी इज द करेक्ट आंसर. ये है. ठीक है सर. ठीक है. बोर्ड पे देखो. इफ current density in the following conductor is J. J कैसी? कांस्टेंट. करंट डेंसिटी वेरिएबल भी हो सकती है लेकिन अभी तो J है. इन द फॉलोइंग कंडक्टर फाइंड टोटल करंट passing
थ्रू कंडक्टर। बोर्ड पे देखो कैसे है कंडक्टर, ये खोखला कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। कैसे? सिलिंड्रिकल। लेकिन ये ऐसा सिलेंडर है इस टाइप का, ये नहीं ऐसे ही है। बोलो, यहां पर है मटेरियल, ये रहा, यहां से खोखला, इंटरनल रेडियस इसकी R1 है इंटरनल सिलेंडर की, और यहां पे R2 है। और करंट कैसे जा रही है पता है आपको? करंट यहां से होके जा रही है, ये रहा यहां से। नहीं, इसे बोलते हैं कोएक्सियल वायर, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। ऐसे खाली है बीच में से, यहां पे चारों तरफ कंडक्टर है और बीच में से खाली है। करंट डेंसिटी कितनी है इसकी बेटा? J। तो ये जो करंट आई जा रही है ना, इसके अंदर कितनी करंट होगी ये आपको निकालना। कितनी करंट पास हो रही होगी? करंट डेंसिटी J। बताओ भाई कैसे? J into pi R2 square minus pi R1। वेरी गुड। कैसे? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो यदि आपको करंट निकालनी हो तो उस स्थान पे आपको करंट डेंसिटी और एरिया पता लग जाए तो निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें करंट डेंसिटी मान लिया J नॉट है और एरिया इसका कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसमें करंट कितनी होगी? J नॉट इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आई हो जाएगी J नॉट पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जो जहां पर मेटल है, मेटल कितने क्षेत्रफल में है वो देखना पड़ेगा। मेटल कितने एरिया में? मेटल सारे में नहीं है, बीच में से खोखली है। तो जब आप इसका टॉप व्यू बनाओगे, यहां पे टॉप व्यू, तो ऊपर से देखोगे तो करंट यहां पे आ रही होगी इस जगह। जब करंट बाहर को आती है तो उसे डॉट से बनाते हैं, जब करंट अंदर जाती है तो उसे क्रॉस से बनाते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो बाहर निकल रही है करंट, ये तो इनटू के लिए बनाते हैं और डॉट आउट के लिए बनाते हैं। करंट बाहर आ रही है यहां से, ये आ रही ना ऐसे करके, ये भी। अब ये तो है रेडियस R1, ये है रेडियस R2। करंट डेंसिटी इसकी कितनी है? करंट डेंसिटी J। तो बेटा J इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया। तो कितने एरिया, मेटल का एरिया कितना है? I इज इक्वल टू J इंटू ए। जो एरिया होगा ये वाला एरिया वो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो टोटल करंट होगी I J पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। This is the current in this conductor. हाँ बेटा बताओ। सर इसको मतलब स्ट्रिप बना के कर लेते तो वैसे भी आएगा ये? अबे स्ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट करंट डेंसिटी है। स्ट्रिप मैं बनवाऊंगा अभी जब करंट डेंसिटी बदलेगी। अभी तो आराम से स्ट्रिप बना के क्या करोगे, इसमें तो आसानी है ना। अब मान लिया मैं आपसे पूछने लगूं, ये सारे में सॉलिड है, ऐसे करंट डेंसिटी इसकी J है, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा ऐसी। क्यों बनाऊंगा स्ट्रिप? जब सब है तो I इक्वल टू J इंटू पाई आर स्क्वायर। बस स्ट्रिप तो तब बनेगी जब करंट डेंसिटी वेरिएबल होगी। कॉपी करो जरा।
बोर्ड पे देखो ऐसे, फॉर वेरिएबल करंट डेंसिटी, यदि J वेरिएबल हो, कॉपी करो, बता देना जब कॉपी कर लो। वेरिएबल करंट डेंसिटी, Then sir, वेरी गुड। वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए बोल दिया करो, है ना, एक आध बोल दिया करो डन सर, तो उससे क्या होता है कि कुछ बच्चे धीरे धीरे कॉपी करते हैं, कुछ बच्चे तेजी से कर लेते हैं, लेकिन अपने को तो उन्हें देखना है जो धीरे धीरे कॉपी करते हैं, है ना। कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चे देर से समझते हैं, लेकिन अपने को जो देर से समझते हैं धीरे, उन्हें समझाना है, बाकी तो तुम कर ही लोगे अपने आप से। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं आपसे कहूं करंट डेंसिटी, आप इसका मतलब समझो, करंट की डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर में कितनी ज्यादा करंट है। अच्छा, आप चित्र देख के बताओ, मेरे को देख के बताओ, इसमें से करंट है, ऐसे है करंट, एक वायर में करंट ऐसे जा रही है, चित्र में एक वायर में करंट ठूस ठूस के भरी हुई है, ऐसे ऐसे भरी हुई, बोलो ये रहा, बताओ बेटा, ये J1 है, ये J2 है, बताओ कौन सी ज्यादा होगी, J1 ज्यादा होगी, J2, देख के J2 ज्यादा होगी। करंट डेंसिटी, करंट की डेंसिटी ज्यादा है, ये नहीं ना, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, अगर जो इसका एरिया ये R है, ये R है, मैं इससे पूछूं कि I1 कितनी है, तो आप तुरंत बता दोगे कि J1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, है ना। इसमें I पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे J2 इंटू पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। लेकिन अब की बात, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में जो करंट डेंसिटी है, एग्जांपल इफ J इज इक्वल टू, ये दे रखा है कितना, 2R in a cylindrical conductor, in a cylindrical conductor of radius R, find total current in the कंडक्टर। चलो ये तो क्वेश्चन लिख दिया, मैं कॉन्सेप्ट बता दूं यहां पे। जब वेरिएबल हो तो J इज इक्वल टू DI अपॉन DA लगाना है अपने को। एलिमेंटल एरिया में एलिमेंटल करंट कितनी होगी, DI, तो करंट डेंसिटी कितनी होगी, J इज इक्वल टू DI अपॉन DA। बोर्ड पे देखो, वी कैन राइट डाउन DI इज इक्वल टू J इंटू DA इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इसे लिखेंगे DI इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A, ऐसे लिखना इन वेक्टर फॉर्म, और इंटीग्रेशन ऑफ DI इज इक्वल टू J डॉट DA इज इक्वल टू I टोटल, ऐसे करेंगे। क्लियर है क्या बात भाई। ये है वेरिएबल के लिए। वेरिएबल के लिए J डॉट DA इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल करंट आ जाती है, समझे। पहले ये कॉपी करो, फिर ये कॉपी करो, फिर क्वेश्चन का आंसर बताओ, आराम से करो।
करो तेजी से। I total is the integration of J dot da, है ना। ये फॉर्मूला बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है J dot da। दूसरी बात देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लेके बैठ जाते हैं कभी कभी, जैसे रेसनिक हेलिडे, इरोडो पिरोडो, है ना। इरोडो तो सही किताब है, रेसनिक हेलिडे की बात बता रहा हूं। वो इसमें फंस जाते हैं कि ये क्या चीज है, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसमें वेक्टर कैसे आया, सर ने यहाँ पे तो वेक्टर लगाया नहीं था, यहाँ पे अपने आप से कैसे लगा दिया। अबे इतने बड़े मैथमेटिशियन नहीं बनना अपने को जब आप किताब देखोगे कोई सी भी अपने 12th लेवल की, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहता है। ये वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि हमें इसकी मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जाना है, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये कैसे, यहां से इससे ये कैसे आया, आ गया गुरुजी ने बता दिया, आ गया, इसे करो या सवाल सॉल्व करो, बस ये अपना काम है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसमें पड़ जाते हैं इसके पीछे, मुझे तो यही देखना है कि ये कैसे आया। वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को तो समझेंगे नहीं, बस इसी के पीछे पड़े रहेंगे, इतने में टाइम निकल जाता है सवाल नहीं करने का। समझ में आई ना बात। तो अपने को क्या है, फॉर्मूला ठीक तरीके से लिख करके उसे अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ फॉर्मूले तो पता चल जाते हैं कि कैसे आए, किस तरीके से आए, कुछ का नहीं पता लगता है। जिसका नहीं पता लगता है उसका डायरेक्ट अप्लाई करो ना, ठीक है बेटा। ये है, क्योंकि मेरे से तो बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं क्लास में, तुम ऑनलाइन हो तो नहीं पूछ रहे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब हम इस सवाल को करते हैं, कॉपी कर लो तो बोल देना, मैं समझाऊंगा इस सवाल को। फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन J डॉट डी, है ना, J डॉट डी, A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, सही है। कॉपी करो। डन सर। वेरी गुड। अब देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो ये यूज करना है। ऐसे है इसका आंसर कि एक सिलेंड्रिकल वायर है ऐसे, उस सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस r है और उसमें जो करंट डेंसिटी है JR वो वेरिएबल है, J इज ए फंक्शन ऑफ R। इसका मतलब व्हाट इज R, अच्छे R ने लिखा इसमें, व्हाट इज R, यहां पे लिख देता हूं मैं, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये लिख लो आप, वैसे तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज R, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये तो बोर्ड पे देखो, जैसे R बराबर 0 रखोगे तो डेंसिटी कितनी आएगी, 0, यानी कि यहां पे करंट है ही नहीं। और जैसे जैसे R बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे R बढ़ता जा रहा है, करंट डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे इसमें तो कांस्टेंट थी लेकिन कम थी, इसमें भी कांस्टेंट थी लेकिन ज्यादा थी, इसमें तो क्या है, वेरिएबल है, का मतलब 0 पे तो करंट ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं करंट डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो जब वेरिएबल करंट डेंसिटी हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये। तो इसका टॉप व्यू देखो आप, इसका टॉप व्यू मैं देखूंगा, टॉप व्यू किसका, इसका टॉप व्यू यहां पे ऊपर से देखूंगा यूं करके, तो यहां पे तो करंट है ही नहीं, यहां पे करंट है लेकिन कम डेंस है, दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है और ज्यादा, ये और दूर जा रहे हैं
तो यहां पे तो खूब डेंस है ऐसे करके। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं करंट की डेंसिटी, करंट ऐसे है ऐसे करके ऐसे बढ़ती जा रही है। तो अगर जो कांस्टेंट होती तो J इंटू पाई आर कर देता, लेकिन अब कांस्टेंट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे एक डी आर विथ की एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लेंगे। कैसी? ऐसे आर डिस्टेंस पे, और विथ कितनी है इसकी? डी आर। ये तो आर डिस्टेंस पे यहां पे जे पता है अपने को, ये रहा। तो हम इस एलिमेंटल स्ट्रिप में, ये क्या है? एलिमेंटल स्ट्रिप में एलिमेंटल करंट लिख सकते हैं। एलिमेंटल करंट, एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कितना लिख लूं बेटा? डीए। करंट डेंसिटी कितनी है यहां पे? मान लिया जे आर, तो करंट कितनी होगी? DI इज इक्वल टू जे आर इंटू डी। बोलो, यही तो होता है जे आर, DI अपॉन डी। बोलो, तो एलिमेंटल करंट आ गई। इसी प्रकार से टोटल करंट निकालनी है तो क्या करेंगे? टोटल करंट निकालनी है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगी। लेकिन यहां देखो, जो जे आर है वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2R। अच्छा, इस स्ट्रिप का ये जो स्ट्रिप है, कोई इसका एरिया बता सकता है मेरे को कितना होगा? डीए बता सकता है स्ट्रिप का एरिया? सर 2 पाई आर डी आर। हाँ, 2 पाई आर डी आर। देखो मैं कैसे बताता हूं, बोर्ड पे देखो। इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे? मैं इस स्ट्रिप की विड्थ, इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है? ये चौड़ाई, ये है डी आर। सही है। अब मैंने इसे काट दिया, यहां से काट दिया और फैला दी। इधर लिख देता हूं, है ना, यहां पे इधर। जब मैंने इसे काटूंगा यहां से और फैला दूंगा तो क्या बन जाएगी? ये एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बन जाएगी। बोलो, बन जाएगी ना? बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल स्ट्रिप बन जाएगी। तो विड्थ कितनी होगी इसकी? डी आर। और ये लंबाई कितनी होगी? लंबाई ये होगी 2 पाई आर। ये कितनी लंबाई है इसकी? 2 पाई आर। समझ में आई बात? तो इसका जो डीए होगा वो हो जाएगा विथ 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये हो गया डीए। तो बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा डीए। डीए कितना लिख दूं? 2 पाई आर डी आर इजकल टू टोटल आई। बोर्ड पे देखो कितना हो गया? 4 पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब आर की वैल्यू कहां से कहां तक? अच्छा, मैंने चित्र साफ कर दिया। ये चित्र बना लेना भाई, ये वाला, ये है ना, ये आर, ये करंट ऐसे, है ना। आर डिस्टेंस पे एक डी आर विथ की स्ट्रिप लेनी है अपने को। ये हो गया इसका टॉप व्यू। हाँ भाई, कोई मेरे को इसकी आर की लिमिट बता सकता है भाई? 0 to R। 0 टू कैपिटल आर। जैसे स्ट्रिप बनेंगी ना, ये जो स्ट्रिप बनेंगी छोटी छोटी, ये कहां से कहां तक फैली होंगी? ये आर 0 से कैपिटल आर तक। कैलकुलेट कर लो टोटल करंट। चार बटे 3 पाई आर क्यूब। चलो,
इस तरीके से निकालना है वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए। करो तेजी से कॉपी। जीरो से कैपिटल आर तक कर देना है ना, जीरो से कैपिटल आर तक कर दोगे। ये अभी रुको, मैं इसे थोड़ा सेट कर रहा हूँ, अभी सेट ही नहीं होता ये। चलो दिखाई दे रहा है नीचे तक का? लेकिन ये इधर यस सर। हाँ थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया। आपसे वेरी गुड। हाँ भाई आंसर आ गया बच्चों। कितना इंटीग्रेट कर देंगे? 4 पाई आर की पावर 3/3 फ्रॉम 0 टू आर। तो 4/3 पहले हम लोअर अपर लिमिट रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर की टोटल करंट है ना। के कांस्टेंट लगा देना चाहिए था मेरे को वैसे इसमें, लेकिन मैंने लगाया नहीं, गलती कर दी। करो तेजी से भाई। स्ट्रिप का एरिया निकालना है इसका। अगर जो आपको बेटा समझ में नहीं आता है किसी का, तो कृपया करके पूछ लो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रिप का एरिया है ना, इस रिंग का एरिया आर लिख लेना है। आर डिस्टेंस पे डी आर विथ की रिंग, आर डिस्टेंस पे डी आर विथ की रिंग। एक देखो क्वेश्चन लिख रहे हो। इन ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर of radius r, current density J is defined as, कैसे? JR सेकंड, 2R और R स्क्वायर, R/2 लेस देन R/2। R फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। सही है बात? नीट वाले बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है ये, है ना। अगर जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के लिए ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन समझ लो, है ना। नीट वीट में इतना टफ सवाल नहीं आता है ना, जेईई मेंस में तो आ जाता है।
एडवांस में भी आ जाता है। भाई जरूरी है ना, मतलब जो सवाल हम करा रहे हैं समझ लो आप, लेकिन नीट के लिए आवश्यक नहीं। लेकिन कर तुम दोगे सब, अगर जो तुम मेहनती बच्चे हो तो, ऐसा नहीं। तो बोर्ड पे देखो, जो जे आर है, पिछली बार तो जे आर इज टू आर, आर ही दे दिया, मान लिया 2r दे दिया, जो भी दे दिया। अब की बार ये कह रहा है कि 0 से r/2 तक तो करंट डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है, और r/2 से r तक करंट डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है। तो टोटल करंट बताओ। तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा तुम सोच लो, उसके बाद मैं बता देता हूं। अच्छा, तुमने तो अभी इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ रखा होगा ना, ये भी है समस्या। कोई बता सकता है बच्चा मेरे को? हाँ चलो ठीक है। देखो ऐसा है, जैसे एक कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर है 0 से r, तो 0 से r/2 तक तो करंट डेंसिटी ये है, और r/2 से r तक करंट डेंसिटी ये है। बस सिंपल है। कैसे? करंट का फॉर्मूला J डॉट डी होता है ना ये रहा, और डॉट डी यहाँ तो cos 0 ही होता है, यहाँ पे जो होगा J dA cos 0 ही होता है। एरिया वेक्टर और J वेक्टर के बीच में एंगल 0 ही होगा, तो इसे तो मैं लिख देता हूं 1, चलो cos 0 लिख देता हूं यहाँ। और dA क्या करेंगे हम, रिंग मान लेंगे। कैसे? जैसे उसमें मानी थी r डिस्टेंस पे dr विथ की रिंग नहीं मान लेंगे, dr विथ की। तो जो करंट होगी J 2 पाई r, dA कितना होगा, इसका एरिया dA का 2 पाई r इंटू dr, तो एरिया क्या आ जाएगा ये 2 पाई r इंटू dr। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से r तक। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये r बराबर 0 से, हमें तो 0 से r तक करना है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि J जो है वो 0 से r/2 तक कुछ और है, और r/2 से r कुछ और है। तो कैसे करेंगे, देखो I इज इक्वल टू 0 से r/2, J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू है 2r, और इंटू 2 पाई r dr, प्लस r/2 से r तक J की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr। ये समझ में आना चाहिए। तो इसमें कोई खास इतनी बड़ी चीज है भी नहीं, है ना। जीरो से r/2 कोई और सा फंक्शन है, r/2 से r दूसरा फंक्शन है jr। इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। Say pi r cube by 6 plus 15 r to the power 4 by 30. हाँ ठीक है। देखो इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए अपने को। 2 दूनी 4, 4 पाई कॉमन लेके यहाँ r स्क्वायर डी आर 0 टू r/2, प्लस इसमें 2 पाई कॉमन लेके r क्यूब 0 से r डी आर। अब कर लेंगे इसका टोटल करंट कितनी आएगी बेटा, r की पावर 3/3 फ्रॉम 0 टू r/2 प्लस 2 पाई, है ना भाई।
आर की पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू आर। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई टोटल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई बटे 3 आर बाई 2 की पावर 3, है ना। पहले अपर लिमिट माइनस लगा के 0, 0 तो 0 ही है, प्लस 2 पाई बाई 4, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस लगा के, तो r की पावर 4 माइनस 0, तो देखना जरा कितना हो जाएगा, पाई r की पावर 3 अपॉन 6 प्लस ये तो हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू आर की पावर 4, तो पाई r की पावर 3 अपॉन 2 कॉमन लेके 1/3 प्लस r। चलो जो भी है यही आंसर आ गया, है ना। सिंप्लीफाई और कर सकते। सर सेकंड वाले में लोअर लिमिट r/2 नहीं होगी? हाँ, मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी, सॉरी। 0 से r/2 और r/2 से r ने क्या कर दिया, 0 से r/2 और ये r/2 से r, सही है ना। गलत कर दिया, गलत कर दिया। प्लस 2 पाई बाई 4 r की पावर 4, है ना। पहले लिखेंगे r/2 की पावर 4 माइनस, फिर r लगाएंगे r की पावर 4, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आएगा 8/6 प्लस पाई बाई 2 r की पावर 4 अपॉन 16 माइनस 1, यही तो है ना, सही तो है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करती, फिर गड़बड़ कर दी। 0 से r/2, ये r/2 से r होगी, देख लेना बेटा। r यहां पे गड़बड़ कर दी, r/2 से r, तो पहले रखेंगे हम यहां r माइनस r/2 की पावर 4, नहीं तो अगर माइनस में कैसे आ रहा है, अपॉन 16। थोड़ा सा कैलकुलेट करो बेटा, है ना, ये सही है। तो टोटल करंट प्लस 15 r की पावर 4 अपॉन 16, ये आंसर आ जाएगा। जो भी आ रहा है दिस द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन, इसलिए ऐसा क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, है ना। लेकिन हाँ, एक कॉन्सेप्ट आ जाए अपने को, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर जो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे फिर। ये एक्चुअली एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, ये आईआईटी एडवांस में, ध्यान रखना। इसी टाइप का क्वेश्चन जब देखोगे प्रीवियस ईयर में, है ना, ये इरोडो का क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं से तो। लेकिन हमें इतना ज्यादा टफ नहीं है, नहीं। चलो, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। देखो, कॉपी कर लो बेटा।
sir. ओके बेटा, प्रज्ञा, प्रज्ञा है, ओके। पारुल एंड प्रज्ञा, देखो बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एंड जेईई मेंस के लिए। एक्चुअली छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है आपको मतलब इंजीनियरिंग करा के छोड़ेगा वो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे? मान लिया ये कंडक्टर है, मैं पहले क्वेश्चन नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। करंट इसमें आई जा रही है, आप ही, मैं सिखाऊंगा, आप आंसर देना बाद में। फिर मान लिया ये पॉइंट P है, ये पॉइंट, मान लिया पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और करंट डेंसिटी से, करंट से मतलब करंट सेम है, सब जगह सेम है। तो बताओ, अगर जो मैं P और JQ में बताऊं, ये तो JP में P पॉइंट पर करंट डेंसिटी है, ये Q पॉइंट पर करंट डेंसिटी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये बड़ा है या ये बड़ा है, या दोनों बराबर है? बताओ बेटा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? Sir, third. थर्ड। कोई भी देख के बता सकता है। कैसे? कैसे बताना? क्योंकि करंट डेंसिटी जो होती है वो I/A होती है। आई तो सब, यहां भी आई है, यहां भी आई है, और यहां भी क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दोनों का सेम है, तो ये तो क्वेश्चन है ही आसान, तो ये तो आएगा नहीं, है ना? क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो बोर्ड पे क्वेश्चन वो ऐसे बना देगा, वायर बना देगा इस तरीके से, ये है यूनिफॉर्म वायर, ये है नॉन यूनिफॉर्म वायर, है ना? नॉन यूनिफॉर्म वायर। करंट इसमें से जा रही है I, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? JP is greater than JQ, JP is less than JQ, JP is equal to JQ। बताओ। Sir, first option. फर्स्ट ऑप्शन। कैसे? अच्छा, मैं देख लेता हूं कैसे। यहां पे एरिया और एरिया है ना, तो जो करंट डेंसिटी है, देखो तुमने ही बता दिया, अगर जो मैं तुम्हें ये नहीं बताता तो तुम नहीं समझ पाते, इसलिए अपन ऐसे ही पढ़ाते हैं कि बच्चा खुद ही जवाब दे दे। तो I/A, तो करंट दोनों में करंट तो I जा रही है, लेकिन एक जगह एरिया कम है, एक जगह एरिया ज्यादा है। जहां एरिया कम होगा वहां पर करंट डेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगी। देखो J इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना? तो एरिया कहां है? एरिया इस पॉइंट पे कम है। एरिया ऑफ P इज लेस देन एरिया ऑफ Q, इसलिए JP इज ग्रेटर देन JQ। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? सही सवाल। ये सवाल नीट जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, डिफरेंट एग्जाम ऐसे ही पूछते हैं। करंट डेंसिटी बताओ, कर लो कॉपी तेजी से। चलो, तो हमने अभी तक करंट पढ़ लिया और करंट डेंसिटी पढ़ ली, सही है? नेक्स्ट क्या है? थर्मल, ऐसे लिखो, करंट इन कंडक्टर्स, करंट इन कंडक्टर, करंट इन कंडक्टर। मैं जब कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। Done, sir. वेरी गुड। अब देखो, अब हम समझेंगे करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर, देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, पहला हेडिंग डालेंगे हम इसमें, थर्मल स्पीड
थर्मल स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हो, है ना, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। मैंने थोड़ा सा तो आइडिया दिया था आपको, बोर्ड पे देखो, ये कंडक्टर है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, बोर्ड पे देखो, ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो ज्यादा बेटर है। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कंडक्टर के बारे में कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता दिए थे मैंने आपको क्या होता है, जो फ्री हो, घूम सकता हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्टर के अंदर इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, ऐसे करके, आ गई बात समझ में, घूमते रहते हैं। और ये इस तरीके से घूमते रहते हैं जैसे कि एक चैम्बर में आप गैस भर दो, क्या भर दो, गैस, गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये गैस के मॉलिक्यूल भी इधर उधर मोशन करते रहते हैं, ऐसे करके, यू बोलो। तो अगर जो मैं आपसे इनकी आरएमएस स्पीड पूछूं, एनर्जी पूछूं, तो कितनी होती है, 3/2 kT, 3/2 kT होती है, और उसे हम आप VRMS² के बराबर रख देते हैं। नहीं आई बात समझ में? एनर्जी, यदि एक गैस मॉलिक्यूल या एटम जो कि टेम्परेचर T है में भाग रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT और हाफ m VRMS²। समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो, चलो ये हो गए। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इधर उधर घूमते रहते हैं। कहां पे घूमते रहते हैं? क्या मेटल में घूमने के लिए जगह होती है? हाँ भाई, जैसे मान लिया मेटल है, कहां है मेटल, जैसे मान लिया ये मेटल है, ये मेटल है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो चल रहे हैं, तो क्या चल सकते हैं, जगह होती है क्या चलने के लिए एटम को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए जगह होती है क्या, बताओ मेरे को। नहीं होती है सर। हाँ भाई, कोई और बताओ। होती है। सही जगह भी होती है, और मतलब दोनों मतलब जगह पे भी चल सकते हैं, मतलब वैसे तो सरफेसेस पे चलेंगे ना। हाँ, वैसे तो सरफेस भी चलेंगे, लेकिन सरफेस पे चलने वाला लेकिन जगह वॉइड्स होते हैं। हाँ, क्योंकि वॉइड्स होते हैं। यदि आप इस मेटल को कंसीडर करोगे तो मेटल में क्या होते हैं, एटम होते हैं, एटम, पॉजिटिव न्यूक्लियस ऐसे, और ये जो जुड़े होते हैं कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, डिफरेंट डिफरेंट मेटल ऐसे यूं जुड़े होते हैं ना, ऐसे करके। ये आप बनाना या बनाना मत, आपकी इच्छा है, ये ऐसे करके। तो कोई से भी बॉन्ड हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, व्हाटएवर दे आर। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इस न्यूक्लियस से तो छूट जाता है, जब भी तो फ्री है, और ये इसके बीच में भ्रमण करता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां घूमेगा, यहां घूमेगा, यहां घूमेगा, यहां, ऐसे ये घूमते रहते हैं बिटवीन द इन द स्पेस बिटवीन द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो भी बोलो, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, है ना, मॉलिक्यूल्स से जो मिल करके बना होता है, तो जगह होती है। ये इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे कि ये गैस के मॉलिक्यूल किसी टेम्परेचर पर घूमते रहते हैं, ये भी ऐसे घूमते रहते हैं, इधर उधर उधर इधर उधर, सेम जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे ही ये एटम्स है। तो इस, अब देखो, इसकी जो स्पीड है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। सेम इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये वो भी, सॉरी, इनकी जो वेलोसिटी है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, एक गैस की तरह वर्क करते हैं, इसलिए इन्हें हम इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस। किसी किताब में आपको मिलेगा ये शब्द लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन गैस। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस?
क्योंकि ये गैस के एटम की तरह वर्क करते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। दूसरी बात, इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी इन गैसेस मॉलिक्यूल्स की है। कितनी होती है गैसेस मॉल की एनर्जी, 3/2 kT। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आई बात समझ में? और कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, 3/2 kT। यदि मैं इसकी स्पीड v मान लूं, VTH, तो हाफ m VTH, हाफ से हाफ कट गया, VTH का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT अपॉन m। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो VTH √3 kT अपॉन m, जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आ जाती है। शायद मैंने आपके बैच में करा दिया, ये ऐसा लग रहा है मेरे को। करा दिया था क्या? Yes. हाँ, करा दिया था तो लिख लो, जिसे भी लिखना है तेजी से, मेरे को मैं भूल गया था शायद, है ना? तो ये होती है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ये भी निकलवा दिया था क्या? हाँ, निकलवा दिया था, ये भूल गया मैं। निकालो, तेजी से करो, करो तेजी से कॉपी। फोटो भी ले सकते हो आप यदि आपने। जब हो जाए तो बोल देना डन सर। डन सर। वेरी गुड। चलो, हमने कर चुके हैं ना ये, तो कोई बात नहीं, रिवाइज करा दिया, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी भी इसकी। दूसरी बात देखो, मान लेते हैं जैसे कंडक्टर है, ये थर्मल स्पीड है इसकी, इलेक्ट्रॉन है इसमें। जब इसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं बहुत तेजी से, तो इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, बोलो। Yes, sir. लेकिन करंट तो नहीं है इसमें, हाथ लगाओगे तो करंट तो नहीं लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये किसी क्रॉस सेक्शन को एवरेज, जो जितने इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करते हैं, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या रहता है? 0। बोर्ड पे देखो, बट देयर इज नो करंट in the conductor because net charge flow through a given cross section is 0। कोई करंट नहीं होगी, कोई करंट नहीं होगी। जितने इलेक्ट्रॉन किसी समय में इधर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो कोई करंट का फ्लो नहीं होता। समझ में आई बात? कोई करंट का फ्लो नहीं होता। करो कॉपी तेजी से।
अरे बोलो जल्दी से। सर मान लेते हैं ये कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन u2 से ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे बहुत सारे हैं, और nth इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये रहा un से। तो एवरेज, देन एवरेज वेलोसिटी है ना, देन ऐसे लिखेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 डिवाइडेड बाय un बाय n को क्या लिख दूं मैं, नल वेक्टर लिख सकता हूं भाई। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई इनकी, 0 हो गई है ना, देन एवरेज, देन v एवरेज, ऐसे लिख लो v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। बिल्कुल सही बात है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग तो रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं है कुछ, नेट एवरेज वेलोसिटी 0 है, बहुत तेजी से भाग रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ऐसे देखो, बोर्ड पे देखो कि ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसे भागा, ऐसे भागा, फिर एटम से टकराया, टकराने के बाद फिर ऐसे भागा, फिर टकराया, फिर ऐसे भागा, फिर टकराया, फिर ऐसे भागा। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन जहां से चला वहीं पे आ गया, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो जाता है। आगे बात समझ में, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जहां से चला, जो इलेक्ट्रॉन जहां से चला वहीं आ गया, वहीं आ गया। सो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज 0। जो इलेक्ट्रॉन जहां से चला वहीं आ गया, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, है ना। ये बताओ, हाँ भाई, अब ये कंडक्टिंग वायर है, अब हमारे पास वायर भी नहीं है, वायर कहां है, कोई है ही नहीं वायर, चलो नहीं है तो ये मान लिया कंडक्टर है, मान लिया कंडक्टर है। अब कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का एवरेज फ्लो तो 0 है, तो कैसे चलाएं इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्या तरीका है इलेक्ट्रॉन चलाने का, बताओ कि इलेक्ट्रॉन चल जाए। बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होगी, सर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं कैसे, बनाऊं कैसे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, बैटरी से। बैटरी से। समझ में आ गई बात। ये तो विदाउट बैटरी था। हम क्या करेंगे, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब इसके टर्मिनल के बीच में कोई बैटरी नहीं है तो जो इसका पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या बात, स्ट्रेट लाइन ऐसे करे चलेगा, सीधा सीधा चलेगा, कोई फोर्स ही नहीं है, है ना।
फोर मैं लिख दूंगा इसमें, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ ऐसे लिखेंगे, if a battery is connected, if a battery is connected across the terminal of conductor, अब यदि मैं बैटरी लगा दूं तो क्या होगा, तो पिक्चर बदल जाएगी। इफ ए बैटरी इज कनेक्टेड, देखो यहां पे जब मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दूंगा ऐसे V वोल्ट की, तो यहां पे V, यहां पे 0, यहां प्लस 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 प्लस, यहां माइनस माइनस माइनस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप, इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप, बोर्ड पे देखो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड is set up, then electric field is set up due to potential difference, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, सही है भाई। बोर्ड पे देखो, यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूं यहां पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई इसके अंदर, कॉपी करो और ये बनाओ, जब कॉपी कर लो तो बता देना, थोड़ा सा कर ही लो तेजी से, टाइम भी होने वाला है, 12 मिनट रह गई अपने पास। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल सरफेस, इसके बाद या यहीं पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, चित्र बना लेना, वहां पे चित्र भी इतना जरूरी है। देन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑन ईच इलेक्ट्रॉन फोर्स इज इक्वल टू QE, ये होता है ना, ऑन ईच इलेक्ट्रॉन फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, कितना फोर्स लगेगा भाई, कहीं भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, बोलो कितना लगेगा, चार्ज माइनस E, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस, और यदि इसका मास इलेक्ट्रॉन का m है तो देयर इज एक्सेलरेशन अपॉन m, आ गई बात समझ में। सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगता है और सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम होता है, इतना हो जाता है, समझ में आई बात। तो ध्यान से देखो, देन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, v1 is equal to u1 plus a into tau 1. What is tau 1? Tau 1 is time between collision. देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक कितने टाइम में टकराया, यहां से लेके यहां तक कितने टाइम में टकराया, tau 1 में। tau 1 is the collision time between two successive collision, आई बात समझ में, टू सक्सेसिव कोलिजन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाती है ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू एक्सेलरेशन। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा।
डन सर। सही है, वेरी गुड। ये हो गई वेलोसिटी किसकी, पहले इलेक्ट्रॉन की। यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच टाउ टाइम जो है टाउ 1 है ना, टाउ 1 बोलते हैं। सिमिलरली कितना v2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड इलेक्ट्रॉन v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू टाउ 2 है ना। 4 थर्ड इलेक्ट्रॉन v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3। 4 nth इलेक्ट्रॉन vn इज इक्वल टू un प्लस a इंटू टाउ 1। समझ में आई बात। और ये तो v1 था, है ना, इसके नीचे लिख लेना है ऐसे u1 प्लस a टाउ t1। सर एक्सेलरेशन सबका सेम है? सबका एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि सब पे फोर्स लगेगा F बराबर QE, सबका एक्सेलरेशन सेम है। लेकिन भाई u1 u2 u3 सबकी अलग अलग थी और दो कोलिजन के बीच टाउ 1 टाउ 3 वो भी अलग अलग ही होगा भाई, अलग एटम है, अलग इलेक्ट्रॉन अलग हो। तो यदि मैं इसका एवरेज लूं, एवरेज, इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn, हाँ भाई, डिवाइडेड बाय n। तो बोर्ड पे देखो v1 कितना था, ये रहा u1 प्लस, ये एक काम करो इधर देखो, बोर्ड पे देखो थोड़ा सा, इन सबको मैं जोड़ दूं, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, इन सबको जोड़ दूं, और इन सबको यदि मैं जोड़ूंगा तो a कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या आएगा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 एंड टाउ 1। बोलो ये रहेगा। अब ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात, यदि मैं इसे n से डिवाइड कर दूं, n से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या थी u1 प्लस u2 प्लस u3। कोई इसकी वैल्यू बता सकता है कितनी है ये? सर 0। दिस इज 0। जब हमने बैटरी पे ये पोटेंशियल नहीं लगाया था तो एवरेज वेलोसिटी कितनी थी 0 प्लस a इंटू दिस इज इक्वल टू टाउ। व्हाट इज टाउ? इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कितना है, टाउ एवरेज मान लेते हैं। क्लियर है के बाद? बोर्ड पे देखो, इस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड, दिस v average is called drift velocity, तो v drift is equal to, और एक्सेलरेशन कितना था बेटा? इट वॉज e अपॉन m इंटू टाउ, और इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो थोड़ा सा, इन सबका एवरेज लेकर के उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
मैंने कल कोई क्वेश्चन दिया था कि मैं आपसे पूछूंगा, इसमें कुछ पता नहीं कुछ दिया था ध्यान नहीं आ रहा। क्या पढ़ाया था कल? कॉपी कर लो भाई, 2 मिनट रह गए हैं बस, 2 मिनट में खत्म कर देंगे अपना, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जल्दी करो करो भाई। ए की वैल्यू फोर्स अपॉन मास, लेकिन यहां पे माइनस था ना, इस वजह से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोर्ड पे देखो, ये जो क्वांटिटी आई ई टाउ अपॉन एम, इसे बोलते हैं मूवेलिटी। मूवेलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Vd इज इक्वल टू म्यू इनटू ई, माइनस का चिन्ह आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरी बात, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो Vd इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। किन्हीं कितनी किताब में इसे वेलोसिटी बोला गया है, किन्हीं किताब में इसे स्पीड बोला गया है। आपको दिमाग में लगाना है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड है, बोथ टर्म आर इक्वल सेम, है ना। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो पता लगेगा आपको ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होती है, वो सब है, तुम्हें इतना दिमाग में लगाना, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। बाकी करेंगे कल। दूसरी बात, मेरे को आप ये बताना है कि कल को बताना है, मैंने कल भी कोई क्वेश्चन दिया था, मैं भूल गया, कि जब इसमें कंडक्टर में कोई भी पोटेंशियल नहीं था तो ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, जब हमने इसमें पोटेंशियल लगा दिया तो इसका पाथ कैसा होगा, बता सकता है कोई बच्चा? कल को ढूंढना है ना भाई। मैं आप पैराबोलिक होगा, नहीं बच्चे ने पढ़ रखा है, नहीं सही बात है। क्या नाम है बेटा आपका? सिर्फ कीर्ति शर्मा। कीर्ति शर्मा। पैराबोलिक तो है। अब मेरे को आप इसमें पैराबोला बना करके दिखाओगे कि पैराबोला कैसे बनेगा। नहीं, ये था ना अपना स्ट्रेट लाइन। आप मेरे को, जो भी बच्चे हैं, मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं कि ये तो ऐसे था। अब इसके बाद लगाने के बाद आईआईटी के बच्चों को कह रहा हूं, नीट के बच्चों को नहीं कह रहा, उसमें तो बस ये आएगा पैराबोला या स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन आ भी चुका है ये, है ना। तो ये बताना, पाथ आपको बताना है कैसा चलेगा। पैराबोला होगा तो कैसा होगा, मेरे को बना के दिखाना है इसका पैराबोला। बाकी करेंगे कल, ठीक है भाई। चलो सर